चलिए, रिफ्लेक्शन हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था। अब उसकी तुमको अगर लॉ किसी ने पूछा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर आपने नहीं, मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में अपलोड कर दूंगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि तुम्हारा इंसिडेंट रे, नॉर्मल ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। ये जो एंगल आई होगा ये बराबर एंगल आर होगा, आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये तुम्हारा मिरर होगा, है ना। ये तुम्हारे दो लॉज हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने प्लेन मिरर में थोड़ा सा देखा कि भाई प्लेन मिरर में इमेज बनती है, कैसे इमेज बनती है? तो वर्चुअल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज मतलब क्या कि वो रेज एक्चुअली में मीट नहीं होती है, हमको ऐसा लगता है कि मीट हो रही है। तो जैसे ये एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर के सामने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बन जाएगी। अब कैसे इमेज बन जाएगी? तो यहाँ से जो एक रे ऐसे जा रही है वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस से इसी डायरेक्शन में आ जाएगी, बराबर। यहाँ से जो दूसरी रे जा रही है, सपोज ऐसे जा रही है, तो यहाँ से आई इक्वल्स टू आर होता है, तो वो रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो ये एफ से रिफ्लेक्ट होगी। तो मुझे यहाँ से जब मैं देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि ये रे ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे आ रही है, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक्सटेंड करें तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो हमको ऐसा लगेगा ये पॉइंट से आ रही है। तो जब हम यहाँ से देखते हैं इमेज को, तो इमेज हमें यहाँ दिखती है, लेकिन यहाँ पर रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है। इसके लिए यहाँ से यहाँ पर दिख तो रहा है मुझे इमेज, लेकिन ये इमेज को मैं क्या नाम देता हूँ? वर्चुअल इमेज नाम देता हूँ। रियल इमेज कहाँ मिलती है हमको? तो रियल इमेज जब हम कर्व मिरर लेते हैं तो उसमें मिलती है। तो कर्व मिरर में आपने दो तरह के कर्व मिरर पढ़े। पहला कर्व मिरर का नाम क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स ना, कॉनकेव, और दूसरा हम पढ़ते हैं कॉन्वेक्स पढ़ते हैं। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या है कि जो कॉनकेव होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर आपका कोटिंग होगा और यहाँ पर कोई आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट का इमेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि कॉनकेव में क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो जो रेज आती हैं तो सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती हैं? फोकस से पास होती है ना, सारी रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे होती हैं, इस तरह से ये एक पॉइंट से पास होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। कॉन्वेक्स में क्या होता है कि कॉन्वेक्स में जो रेज होती हैं, यहाँ पर ये तुम्हारा ये कॉन्वेक्स हो गया, ओके। यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो रेज क्या होंगी? अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो पैरेलल रेज ये इस तरह से, ये पैरेलल रेज है और ये रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा? ये रे ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे चली जाएगी, ये रे ऐसे चली जाएगी। और ये हम देखेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हमको क्या मिलेगा कि ऑल आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि ये इसका क्या बन गया? फोकस। यहाँ पर इसका फोकस बन गया, यहाँ पर इसका फोकस बन गया। इस तरह से आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। और ये कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग, क्योंकि यहाँ पर रेज एक दूसरे से दूर जाती है, यहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे के पास आती है। यहाँ पर रियल में वो एक पॉइंट पर मिलती है, यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट पर मिली, कैसा हमको लगता है, बट ये एक्चुअल में मिली नहीं। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी। हर बार कॉन्वेक्स में वर्चुअल बनेगी। कॉन्केव में यहाँ पर इमेज बनी, वो कैसी बनी? वो रियल बनी। तो रियल मतलब रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस से मीट कर जाते हैं किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। तो इस तरह से रियल। यहाँ पर हम कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर में रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ओके, रे डायग्राम बनाने के लिए पहले हमको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, ओके। यहाँ पर क्योंकि इमेज कहाँ बनती है? जहाँ पर दो रेज मिलती हैं, दो या दो से ज़्यादा रेज मिलती हैं, तो वो दो से ज़्यादा रेज रहेंगी, वो भी उसी पॉइंट पे मिलेंगी जहाँ पे दो रे मिलेंगी। तो बेटर है हम कितना रे बनाए? दो रे बनाए। दो से ज़्यादा रे क्यों बनाए? बोलो। इसमें एलपीजी गैस अपन घर पे यूज करते हैं। हाँ। और बोला ऑक्सीजन सप्लाई तो हॉस्पिटल में। हाँ। और सिलेंडर कंप्रेस्ड मतलब जो गैस होती है ना, वो उसको हम जब बहुत दबाएंगे ना तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिलेंडर में, हॉस्पिटल के अंदर वो ऑक्सीजन लिक्विफाइड फॉर्म में यूज़ की जाती है सिलेंडर के अंदर। घर पे जो गैस होती है वो भी लिक्विफाइड फॉर्म में होती है। जब वो नॉब ओपन करते हैं तो अंदर से वो जो लिक्विड है जब बाहर निकलती है तो वो ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो
कंप्रेशन उसका खत्म हो जाता है, वो क्या होती है, एक्सपांड होती है। तुमने पढ़ा होगा कि सॉलिड लिक्विड गैस में बेसिक डिफरेंस यही है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर गैस में बहुत ज़्यादा है उसको मैं दबा के खुद ही कम कर दूँ तो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को दबा के और कम कर दूँ तो अपने आप क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ नियम समझते हैं। एक नियम ये है कि कभी भी तुम्हारा कोई भी टाइप का लेंस हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, अगर रेज पैरेलल आती हैं, ये पहले तो हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पता है प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? ओके, पोल और फोकस को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर कोई रे मेरी पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होकर वो कहाँ से पास हो जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये फोकस है, ऐसे जितनी पैरेलल रेज है तो फोकस से पास होती है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये है कि अगर रेज जो है वो रेज तुम्हारी फोकस से पास हो रही हैं, सपोज यहाँ पर ये फोकस है और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे यहाँ से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, फोकस से जा रही है, तो फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा उसका, वो ऐसे पैरेलल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये सब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आई इज इक्वल टू आर। अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करके मैं देखूँ कि आई और आर सेम है कि नहीं, तो सेम रहेंगे। ठीक है, तो वो रूल से हमने किया, बट क्या शॉर्ट में हम इस तरह से इसको समझते हैं कि अगर कोई रे फोकस से पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, कोई रे पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। तीसरा इसी तरह से है कि अगर तुम्हारा मिरर में कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, कहाँ से जा रही है, यहाँ पर तुम्हारा फोकस है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा उसका, वो रिफ्लेक्ट होगी, उसी लाइन से ऐसे सीधे रिफ्लेक्ट होगी, बैक सीधा उसी पाथ में वापस आ जाएगी। और एक और रूल हम पढ़ सकते हैं कि अगर कोई रे इस तरह से, सपोज यहाँ पर ये पोल है, ऐसे आती है, पोल पे आती है ऐसे, तो जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा, वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बराबर, आई इज इक्वल टू आर। एक्चुअली सब जगह ये आई इज इक्वल टू आर रूल ही अप्लाई हुआ है। ओके, हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। सेंटर को ये पॉइंट से अगर ज्वाइन करेंगे ना तो जो लाइन होगी ना इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो सेंटर से रह गई सीधा वापस से उसी लाइन पे क्यों आ गई, क्योंकि वो अलोंग नॉर्मल थी, जो अलोंग नॉर्मल होती है वो उसी लाइन पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हारे कॉनकेव मिरर में तुम्हारे 6 केसेस होते हैं। तो केस नंबर 1 जो है वो केस नंबर 1 है कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा जाए तो ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो सारी रेज क्या होंगी, वो सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो सारी रेज कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है ना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इस तरह से ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, तो वहाँ से जो रेज आती हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती हैं। तो हमें इमेज ऑब्जेक्ट का कहाँ पर मिलता है, फोकस पे मिलता है। अब फोकस पे एक ही पॉइंट पर ये पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज मिल रहा है, मतलब ये जो इमेज होगा ये क्या होगा, ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा इमेज होगा, पॉइंट साइज इमेज होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा। ठीक है, जितने भी रियल इमेज बनेंगे सारे के सारे इन्वर्टेड बनेंगे। कैसे हमको पता है, यहाँ तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि इन्वर्टेड है कि नहीं है, तो हम बाकी आगे जब इमेज देखेंगे तो उससे हमको समझ में आता है। अच्छा, रे डायग्राम बनाने के लिए ये जो है ये एक स्फीयर का पार्ट है ना, जिसका कुछ रेडियस होता है। तो जब तुम रे डायग्राम बनाओगे ना, तो रे डायग्राम बनाओगे तो एक राउंडर नाम की चीज़ होती है, वो राउंडर लेने का, राउंडर में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेने का, रेडियस, जैसे 6 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, तो 6 सेंटीमीटर का मैं एक ऐसा आर्क बना सकता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क बनाया मैंने। ओके, 6 सेंटीमीटर का आर्क बना के क्या होगा, उसका सेंटर मार्क कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये इस तरह से ऐसा कुछ आर्क बनाया, इसके सेंटर से ये एक लाइन ड्रॉ की, और यहाँ पर तुम्हारा तुमको सेंटर पता चल गया कि भाई ये सेंटर है। जनरली जो सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस होता है उसका आधा डिस्टेंस फोकस और पोल के बीच होता है। तो ये जो तुमने 6 सेंटीमीटर लिया है तो 3 सेंटीमीटर पे तुम फोकस को भी मार्क कर सकते हो। तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ हो गई, बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया, इतना कंस्ट्रक्शन कर लेना है। अब ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में ऑब्जेक्ट को जब आपने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना। दूसरा केस होता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे, लेकिन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखेंगे। यहाँ पर समझो एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो इस तरह से कोई मैंने एक सपोज पेंसिल रख दी, कुछ रख दिया, इसकी हाइट है कुछ AB हाइट है, ये मैंने रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब क्या होगा, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट से रेज तो बहुत सारी निकलती हैं, लेकिन मैं 2 रे को ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि 2 रे से मुझे पता चल जाएगा वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पे मीट कर रही हैं। तो इसका रिफ्लेक्शन के लिए एक लाइन तो मैं ऐसे सीधे सीधे ड्रॉ कर सकता हूँ, ये ऐसे सीधे गई। अच्छा, ये सीधे गई तो ये कहाँ से जाएगी वापस, ये फोकस से जाएगी। ये फोकस से मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा दूसरी रे यहाँ से निकलेगी तो ये मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं फोकस से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। डायरेक्ट पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। पैरेलल आपने कैसे ऊपर पैरेलल, हाँ, तो ये पैरेलल ना,
अब ये पॉइंट ए से अगर रे निकलेगी तो एक ही लाइन सीधी जाएगी ना, बाकी सब तो ऐसे अलग अलग एंगल पे जाएगी, कोई इधर जाएगी कोई इधर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से सपोज एक रे मेरी ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी तो वापस से इसी लाइन पे पीछे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज देखो यहाँ पर मीट की कि नहीं की, यहाँ पे तुम्हारा ए का क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सर अपन फोकस से भी ले सकते थे ना इसको, अब फोकस से लेते तो स्ट्रेट पैरेलल मुझे ड्रॉ करनी पड़ती, तुम्हारा कर सकते थे ना? कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ओके। तो यहाँ पर एक ही इमेज बन गई। ऐसे मैं इसके नीचे कोई पॉइंट लूंगा तो उसके इमेज जो होगी वो इसके नीचे कहीं पे बनेगी। यहाँ पर बी का इमेज मैं देखूंगा तो बी का इमेज इसके नीचे इसी लाइन पे बनेगी, क्योंकि ये सेंटर से जाने वाली लाइन है तो इसका रिफ्लेक्शन इसी लाइन पे हो रहा है, मतलब इस लाइन पे ही कहीं पर मेरा बी की इमेज आने वाली है। तो बी की इमेज कहाँ आएगी, डायरेक्ट इसके ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये जो पॉइंट है यही पॉइंट मेरा क्या होगा, बी का इमेज हो जाएगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, उसकी इमेज मेरी कहाँ पर बनी, सेंटर ऑफ फोकस के बीच में बनी। अच्छा रियल में अगर मैं इसको मेजर करूँ तो ये ए बी का जो लेंथ होगा उससे छोटा ये ए डैश बी डैश का लेंथ होगा। इसका दिख रहा है, मुझे दिख भी रहा है, और तुम रियल में ड्रॉ करके मेजर भी कर सकते हो, उसमें क्यों का सवाल ही नहीं उठता। तुम ड्रॉ करो, देखो छोटा बनता है कि नहीं बनता है। तो सर ड्रॉ तो कैसे भी कर सकते हैं, तो कैसे कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ किया था? कैसे ड्रॉ किया, अगर पैरेलल जा रही है तो उसको फोकस से पास करोगे, सेंटर से जा रही है तो उसको वहीं से लेके आओगे, फोकस से जा रही है तो पैरेलल लेके आओगे। पता कैसे चला कि छोटा है? अरे स्केल रहती है, उसको ऐसे मेजर करना होता है, आंख रहती है, उसे देखना रहता है कि ये बड़ा दिख रहा है छोटा दिख रहा है। यहाँ पे तेरे को छोटा नहीं दिख रहा है, ये ए बी से छोटा नहीं दिख रहा, हाँ पता नहीं चल रहा कैसा, वो आके ऐसा कान में बोलना चाहिए कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, दिख रहा है छोटा है, बराबर है क्या, अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ अभी जो मैंने बनाया ऑब्जेक्ट को, ये तो ये भूल जाओ, ये हम बना ही नहीं रहे हम, ये तो वो रूल्स हो गए जो रूल्स हमको फॉलो करने थे। हम अभी ऑब्जेक्ट को रखते हैं इन्फिनिटी पे रखते हैं, फोकस पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, ये वाला डायग्राम बनाया हमने, ठीक है। अब तीसरा, अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो, देखो ये डायग्राम अगर बुक में देखना है तो बुक में ये पेज नंबर कितना है, 166, पेज नंबर 166 पे देख सकते हो, पेज 166, बराबर। हाँ यहाँ पर बी नंबर का डायग्राम बनाया, अभी हम सी नंबर का डायग्राम बना रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दें ए बी, तो फिलहाल एक रे तो ऐसे गई और ये कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी। अरे क्या किया मैंने, हाँ यहाँ से फोकस से ये आ गई, और दूसरी रे जो है, दूसरी रे के लिए क्या करेंगे हम, दूसरी रे को ये फोकस से हम ऐसे निकालेंगे, क्योंकि अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। यहाँ से निकालेंगे तो ये स्ट्रेट ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये यहाँ पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक्चुअली क्या होता है ना, जनरली इसके नीचे ही इंटरसेक्ट करती है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा इमेज बनता है। अब ये मैं स्केल वगैरह तो यूज़ कर नहीं रहा हूँ, अगर करूँगा तो प्रॉपर जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं पर मुझे उसकी इमेज भी मिलती है, अगर तुम सही डायग्राम ड्रॉ करते हो, बराबर। अब ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके लिए क्या होता है कि जनरली हम क्योंकि ड्रॉ करते हैं कुछ ना कुछ गलतियां तो होती हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसके नीचे ही इसी हाइट का हम इमेज बना देंगे, क्योंकि इमेज की हाइट ना सेम ही होने वाली है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो इसका ए डैश बी डैश यहीं पे इमेज बनेगा, ये ऐसे स्ट्रेट गई है तो ये ऐसे फोकस से पास हो रही है, ये ऐसे फोकस से पास हो रही है, दूसरी यहाँ से ऐसे फोकस से जा रही है, तो फोकस से जा रही है तो ये इस तरह से स्ट्रेट आ रही है, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर मीट कर रही है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, बराबर। हाँ तो ये तुम्हारा हो गया जब ऑब्जेक्ट तुमने कहाँ पर रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। अब ऑब्जेक्ट अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह कहाँ रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो ये तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कहीं पर रख दिया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो देखो एक रे तो मेरी ऐसे चली गई, जो ऐसे गई वो कैसे आएगी, वो ऐसे जाएगी। दूसरी रे मान लो ऐसे फोकस से जा रही है, जो ऐसे फोकस से जा रही है वो कैसे जाएगी, वो ऐसे पैरेलल जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा ये मीट कर रहा है तो यहाँ पर ए डैश बनेगा, और इसको मैं ड्रॉ करूँगा तो ये ए डैश बी डैश ये मेरा इमेज हो गया। अब ये इमेज देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे हैं ना, वैसे वैसे यहाँ पर इमेज कहाँ बन रही है, पीछे 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 होती जा रही है। पहले एकदम छोटी थी, फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी हुई, फिर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के साइज़ की हो गई इस केस में, फिर अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट के साइज से भी क्या हो गई, बड़ी हो गई।
ओके, तो तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा, तो जो इमेज है उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा, इनलार्ज होगा। अभी ये कैसे समझ में आ रहा है, ये इनलार्ज है? देख के समझ में आ रहा है, या फिर मेजर करके भी समझ में आता है? कि देख के नहीं समझ में आया तो मेजर करके समझ लेने का। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बन रही है। फिर इसके बाद एक और होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट कहाँ पर रख देते हैं, फोकस पे ही रख देते हैं। तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा फोकस, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, ये एक रे ऐसे सीधी गई, कहाँ से जाएगी, ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन से जा रही है, ये लाइन से जा रही है, तो ये लाइन से जो जाएगी वो इसी लाइन पे वापस ऐसे रिटर्न आ जाएगी। तो ऊपर क्यों किया उसको? क्योंकि यहाँ से जो रे है, यहाँ से रे तो ये डायरेक्शन ऐसे जाएगी ना, अलग अलग डायरेक्शन में। तो मेरी जो ये डायरेक्शन में जा रही है ना, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, इसी लाइन पे होगा। हाँ अब बोलो क्वेश्चन क्या है। ओके हाँ, अच्छा ये दोनों मुझे दिख रही है पैरेलल, पैरेलल दिख रही है, मतलब पीछे मैं कितना भी बढ़ाऊं मिलेगी क्या, ये बैक साइड एक्सटेंड करूं मिलेगी क्या कहीं पे, नहीं मिलेगी। तो मैं बोलूंगा कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इनलार्ज इमेज होगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को मैं अब क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा और अंदर रखता हूँ, फोकस से भी अंदर रखता हूँ। तो ये फोकस है, फोकस से अंदर अगर ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो अब देखो एक रे तो मैंने ऐसे सीधी सीधी बना ली, ये सीरीज हो गई, वो कहाँ से जाएगी, वैसे फोकस से चली जाएगी। दूसरी रे अब यहाँ से जो है, या तो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से वैसे ही जैसे यहाँ पर किया था वैसे करूँ, या फिर यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ से ये ऐसे पोल पे गई, तो पोल पे यहाँ पर जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल यहाँ पर बनाते हुए ये क्या होगी, ये ऐसे बाहर आएगी। तो अब देखेंगे ये दोनों जो लाइन है ना, ये दोनों लाइन के बीच में गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो गैप बढ़ रहा है, तो जब मैं इधर सामने से देख रहा हूँ ना, तो सामने से देख रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि अच्छा ये जो रे है और ये जो रे है ये ऐसे कहीं तो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे ए का इमेज मिलेगा, ये ए का इमेज यहाँ पर मिला, और ऐसे ही यहाँ पर नीचे मुझे किसका इमेज मिलेगा, बी का इमेज मिलेगा, उसके बीच में बहुत सारे जो हज़ारों पॉइंट है, हज़ारों पॉइंट का इमेज मिलेगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी का मुझे ये ए डैश बी डैश इमेज मिल जाएगा। अच्छा ये जो इमेज है, ये इमेज क्या हुआ, वर्चुअल इमेज हुआ। ओके, इसको ऐसे डॉटेड करके दिखा सकते थे, ये वर्चुअल इमेज हुआ। अच्छा मैग्नीफाइड इमेज हुआ, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है, बड़ा है, दिख रहा है बड़ा है कि छोटा है, समझ में आ रहा है कैसे बड़ा हो रहा है। ओके, तो इमेज क्या है, इमेज बड़ा बन रहा है। तो ये मेरे 6 रे डायग्राम थे जो कॉनकेव मिरर के थे। ऐसे ही तुम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाना है तो कॉन्वेक्स मिरर, ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर, तुमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो वहाँ से जितनी भी रे आएगी सारी की सारी रे ओके रिफ्लेक्ट होके तो दूर जाने वाली है, रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाने वाली है, दूर। लेकिन उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड अगर हम लोग करें, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करें तो वो हमको लगेगा कि अच्छा वो तो कहाँ पर जाके मिल रही है, ऐसे दूर जाएगी, ये इसको ये यहाँ पर ये ऐसे जाएगी, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से ये ऐसे जाएगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। तो जो आपकी इन्फिनिटी से रेज आती है ना, वो सारी रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से जाती हैं। बट वो हमको ऐसा लगता है कि वो ये पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर में भी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, फोकस पे बनती है। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की जगह हम कहाँ रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी की जगह सपोज कोई और पॉइंट पे रख देते हैं। यहाँ पे दो ही केस है, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा या तो कहीं और होगा। यहाँ पर मान लेते हैं फोकस है और यहाँ पर कहीं पर पीछे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इससे जो एक रे ऐसे पैरेलल गई वो जनरली किस लाइन में रहती है, ये फोकस वाली लाइन में रहती है। तो ये फोकस वाली लाइन में इसको ऐसे मैं एक्सटेंड करके दिखा सकता हूँ कि ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन में जो रे रहेगी वो क्या होगी, वो यहाँ से ये ऐसे 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 जाएगी ना, तो ये ऐसे जो रे जा रही है वो ऐसे रे जा रही है, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इसी लाइन में ऐसे बाहर आ जाएगी। तो बाहर आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो हमको यहाँ पर कहीं पे मीट होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर हमें छोटा सा उसका क्या दिखाई देता है, इमेज दिखाई देता है। तो आपका कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कभी भी इमेज बनेगा तो इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा और क्या होगा, डिमिनिश्ड बनेगा, साइज में छोटा होगा। ओके, तो कॉन्वेक्स में दो केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है कहीं और है, तो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, वो फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ये तुम्हारा पोल है, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। इसकी साइज क्या होगी, इसकी साइज छोटी होगी, डिमिनिश्ड बोलेंगे हम, डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे।
ठीक है, तो ये मेरा रे डायग्राम हो गया रिलेटेड विद रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हमने कुछ और फॉर्मूले भी पढ़े थे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला याद है? मिरर फॉर्मूला बोलो क्या था, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, ऐसे 2-4 महीने पहले पढ़ा था। 1/v + 1/u = 1/f। ओके, मैंने बोला जो पढ़ने का ना वो लिख के रखने का, तो मेरे को समझ में आएगा कि तुमने पढ़ा, नहीं तो हाँ खाली बोलोगे पढ़ा पढ़ा। मैग्निफिकेशन एम, एम का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट = क्या होता है, -v/u। ओके, ये जो चीज़ मैं जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे तुमको आनी चाहिए बताने के लिए। तो ऐसे किसी को एक्सप्लेन कर पाओ, इतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी होएगा ये, जब तुम बुक को अच्छे से कम 2-3 बार मिनिमम रीडिंग मारोगे, अच्छे से रीडिंग मारोगे। ओके, तो ये तो था तुम्हारा रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन में कुछ और बातें मैं बोलूँ तो एक बात तो थी साइन कन्वेंशन, हमने पढ़ा था। साइन कन्वेंशन याद है, पोल के राइट की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेफ्ट की डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है, हाँ, तो ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो वहां पे यूज होगा। हम कभी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, टू मेक आवर लाइफ इजी हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में ही रहता है, राइट में भी हो सकता है, मिरर उस तरफ भी घूम सकता है, बट हमारी जिंदगी को आसान करने के लिए हम ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में। अच्छा, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू होता है वो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। ओके, अरे क्योंकि पोल के लेफ्ट में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। तो जो जितने भी रियल इमेज बने सबकी हाइट क्या थी, नेगेटिव थी। सब रियल इमेज की हाइट क्या होती है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज की साइन माइनस आ रही है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की साइन क्या आ रही है, प्लस आ रही है। तो यहाँ पे तुम देखोगे मैग्निफिकेशन की साइन क्या आएगी, माइनस आएगी। मैग्निफिकेशन की साइन माइनस का इंडिकेट करती है कि तुम्हारा इमेज जो है वो रियल है। अगर मैग्निफिकेशन की साइन प्लस आती है तो उसका मतलब तुम्हारा जो इमेज है वो वर्चुअल होगा। क्योंकि हमने एकदम लास्ट वाला केस देखा जिसमें इमेज भी ऊपर ही बनता है, हाइट भी ऊपर ही रहती है, दोनों ही ऊपर आ जाते हैं, तो तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन इंडिकेट करता है कि तुम्हारा वर्चुअल इमेज है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन क्या इंडिकेट करता है, तुम्हारा रियल इमेज है। तो ये सब चीजें जब प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ना, तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा पॉइंट को बारीकी से हमको समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्लेविंग का मतलब क्या? किसका मतलब, क्लेविंग, क्लेविंग, पूरा सेंटेंस पढ़ो। हाँ, इधर लिखा है क्लेविंग इज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, केल्विन, हाँ वही है। तो उसके आगे कुछ और भी लिखा है, क्या लिखा है? 0 डिग्री सेल्सियस। अरे नहीं बेटा, वो जो केल्विन वाला लाइन पढ़े वो पढ़ो जरा वापस से। वो तो ढूंढना पड़ेगा। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? केल्विन जो है वो ऐसा यूनिट के टेम्परेचर। हाँ, तो इसमें क्या डाउट है, जो टेम्परेचर को मैं मेजर करूँ, अरे भैया टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, एक नाम दे दिया जिसमें मेजर करते हैं, जो यूनिट में मेजर करते हैं, केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तुम्हारा जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है, ओके, उसके बाद जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो पानी से वो वेपर में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो किस में यूज हो रहा है, उसके स्टेट को चेंज करने में यूज हो रहा है। ओके, तो 1 किलोग्राम पानी को वाटर से हीट वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जितना एनर्जी हमने सप्लाई किया वो हो गई उसकी लेटेंट हीट। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है, बराबर। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपने जब चैप्टर पढ़ा ही होगा तो थोड़ा सा आगे पढ़ भी लिया होगा। रिफ्रैक्शन पढ़ा कुछ, क्यों नहीं पढ़ा? वो कुछ ऐसा था क्या पढ़ोगे तो फाइन लग जाएगा? रिफ्लेक्शन है वो। तो पढ़ने का, हाँ वही मैं देखना चाहता था कौन कितना ऐसा पूरा ही चैप्टर पढ़ लाने का। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा अपने को पता रहता है कि अपने को कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे डाउट है। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस वट एवर चैप्टर यू आर गोइंग टू डू इन द क्लास और इन द स्कूल, फर्स्ट रीड दैट एट होम। थोड़ा रिवर्स प्रोसेस, स्कूल में पढ़ाने के बाद, क्लास में पढ़ाने के बाद तो पढ़ते ही हो ना,
लेकिन उससे ज़्यादा फायदा कब होगा, जब तुम स्कूल या क्लासेस में पढ़ाने के पहले पढ़ोगे, क्योंकि तुमको पता रहेगा कि मेरा कहाँ पे डाउट है, और वो टाइम पर वो डाउट क्लियर होते ही तुम्हारा एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, राइट है। तो रिफ्रैक्शन पे आते हैं हम। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि लाइट, अभी देखो यहाँ पर ना दिन के समय कांच अगर बंद रहे और सूरज उधर रहे तो क्या हमारे घर में रोशनी होती है? इसका मतलब लाइट वो कांच को पार करते हुए हमारे घर में आ रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे मेरी इमेज दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या वहां से रिफ्लेक्शन भी हो रहा है? रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। इसका मतलब लाइट है जो है ना, लाइट, हाँ, लाइट एक ऐसी चीज है, ओके, जो एक मीडियम से, सपोज ये ग्लास है, ये क्या है, ये मैंने बड़ा सा ग्लास ले लिया, और ये मेरा ऊपर क्या है, एयर है। तो इसका मतलब, और ये सपोज मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, हाँ उठा लो। हेलो, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। यहां से लाइट जब ऐसे आएगी और एक ग्लास पे हिट करेगी, तो ग्लास पे हिट करने के बाद कुछ लाइट तो यहां से ऐसे चली जाएगी बाहर, बराबर। इस फिनोमिनन को हमने क्या बोला था? इसको हमने बोला था रिफ्लेक्शन, बराबर 6। लेकिन कुछ लाइट जो है वो यहां से बाहर गई। कुछ लाइट क्या होती है, कुछ लाइट, अरे भाई क्या हो रहा है, कुछ लाइट क्या होती है कि वो यहां से इस ग्लास के अंदर भी आती है। लेकिन वो जब ग्लास के अंदर आती है ना, तो हम आगे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, वो ग्लास के अंदर आती है ना, तो ग्लास के अंदर ये ऐसे सीधी लाइन में नहीं आती है। क्या होता है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब बेंड हो जाती है, किस तरफ बेंड हो जाती है? तो ये जिस तरफ नॉर्मल है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है जो हम करते हैं, और करके हम देखते हैं कि वो क्या हो गई, वो ऐसे बेंड हो गई, किधर, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो ये जो तुम्हारा एंगल आई है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर इसको भी हम आर ही बोलते हैं। लेकिन अभी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं आर को? यहाँ पर आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये जो रे है, जैसे ये रे, इस रे का क्या नाम था? इसका नाम था इंसिडेंट रे, था ना। ऐसे ये जो रे है, इसका हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टेड रे। सर ये ऐसे क्यों आती है? अब भाई आती है, हमने ऑब्जर्व की आती है, तो हम उसके लिए कुछ रूल्स बना लेंगे। जैसे रिफ्लेक्ट हुई ना, यहाँ से ऐसे बाउंस बैक होके इधर चली गई ना, अब कोई बोले कि ये ऐसे क्यों गई, तो गई, बस उसके लिए हम उसका रूल बना के समझ के स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, राइट है। तो यहाँ पर ये इस तरह से बेंड हो गई। इसके एक्चुअली हम थोड़ा ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे ना, तो इसके भी रीजंस बन जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो उसका रीज़न होता है। तो ये ऐसे क्यों बेंड हुई, उसका भी रीज़न है, लेकिन उसका रीज़न अभी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा अपने आप को और क्या करेंगे, प्रॉब्लम में डालेंगे। तो हम उसको भी नहीं पढ़ते, हम समझते हैं कि ये नेचर की प्रॉपर्टी है, नेचर का फिनोमिना है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो क्या हो गया, लाइट बेंड हो गई, ओके। अच्छा, वो जब एयर से ग्लास में गई थी ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, और जब वो ग्लास से वापस से बाहर निकल रही है ना, एयर में निकल रही है ना, तो क्या होती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। किधर बेंड होती है? अच्छा, वहां से सूरज था ना, सूरज वो आई पहले ग्लास के अंदर घुसी, और फिर ग्लास के अंदर घुस के फिर यहाँ पर भी आ गई, आई ना, बाहर आई ना, ग्लास से बाहर आती है ना। ये तो ग्लास मैंने थोड़ा ज्यादा थिक बनाया हुआ है, तो लाइट ऐसे आती है, यहाँ से ऐसे जाती है, ये ऐसे आती है, फिर ये ऐसे बाहर निकल जाती है, ओके, बेंड होके निकल गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, कि व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स either towards normal or away from the normal. This property of light is called refraction of light. Clear? Refraction of light. अब अगर हम नेचर में देखेंगे ना, तो नेचर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बहुत सारे हमको अलग अलग फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन फिनोमेना है कि अगर किसी पेंसिल को हमने रखा है, ग्लास में रखा है जिसमें पानी है, सपोज यहाँ तक पानी भरा हुआ है, बराबर, और उसमें मैं एक पेंसिल को ऐसे टेढ़ा रख देता हूँ, तो जो टेढ़ा पेंसिल ऐसे मैं रखूंगा ना,
ये ऐसे टेढ़ा नहीं दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा मुझे। देखा है स्ट्रॉ वगैरह को डाला है कभी, देखा है ऐसा? तो ये क्यों दिखता है ऐसा? ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। दूसरा, आप कभी तालाब में जाओ, नदी में जाओ, स्विमिंग पूल में जाओ, कभी गए हो स्विमिंग पूल में? स्विमिंग पूल में जाओ तो स्विमिंग पूल का जो बॉटम रहता है ना, बॉटम, हमको ऊपर से लगता है कि अरे ये तो सब नीचे ही है, अभी मैं ऐसे जंप मारूंगा ना मैं पहुंच जाऊंगा और मैं ऐसे ऊपर ही रहूंगा। लेकिन पता चलता है हम जंप मारते हैं तो थोड़ा ज्यादा नीचे पहुंच जाते हैं। मतलब ये जो सरफेस है, ये जितना नीचे है हमें उतना दिखता नहीं है, हमें दिखता है कि सरफेस तो यहीं पर है, या हाइट पे ही है। ऐसा होता है, ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा ऊपर है। ये किसकी वजह से होता है? ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। फिर तुम देखो कभी वो जाड़ी वाली स्केल लो और ऐसा किसी वर्ड के ऊपर ऐसा रख के देखो तो तुमको ऐसा थोड़ा मोटा मोटा दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर ऊपर दिखाई देता है। वो किसकी वजह से दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये कुछ नेचर में मुझे दिखने वाली चीजें हैं जो रिफ्लेक्शन की वजह से होती हैं। बराबर? रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड होती है। अच्छा, यहाँ पर ना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और बेंड होती है तो दो चीजें हुई, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई या वो कहाँ बेंड हुई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुई। तो हमने क्या किया, हमने जितने मीडियम में वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई उसको हमने कहा कि ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्या मतलब? जैसे मैंने ग्लास रखा, ग्लास में देखा लाइट बेंड हुई किधर? नॉर्मल की तरफ। फिर मैं पानी लिया, पानी में मैंने देखा लाइट बेंड हुई किधर? नॉर्मल की तरफ। तो जो ग्लास है, जो पानी है, ये सब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाते हैं एज कंपेयर टू एयर। एज कंपेयर टू एयर क्या हो जाते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट जब डेंसर मीडियम में जाती है, तो डेंसर मीडियम में जाती है तो उसके पहले वाले मीडियम को क्या बोलेंगे? तो उसके पहले वाले मीडियम को रेयरर मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। तो दो टाइप का मीडियम होता है, एक रेयरर होता है, रेयर मीडियम, और रेयरर, RARER, रेयरर मीडियम। और दूसरा क्या होता है? डेंसर मीडियम। ये ऑप्टिकली रेयर या डेंसर की बात कर रहे हैं हम, वो बाकी नॉर्मल जो हमारा डेंसिटी रहती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो नॉर्मल डेंसर में मतलब क्या होता है? जिसका मास अपन वॉल्यूम ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डेंसर। लेकिन ऑप्टिकली ऐसा नहीं। ऑप्टिकली जहां से रे जा रही है, जिसमें जा रही है, अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो डेंसर में जा रही है, लेकिन अगर वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है तो वो रेयर में जा रही है। तो ग्लास से जब एयर में आई रे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई ना। सर ऐसे सिचुएशन में अपन रेयर बोलेंगे? हाँ, ऐसे सिचुएशन को रेयर बोलेंगे क्या? ऐसे सिचुएशन में ये जो ऊपर एयर है ना, ये एयर को बोलेंगे ये रेयर है, और ये जो वाटर है, वाटर को हम लोग बोलेंगे डेंसर। क्योंकि जब लाइट पानी में आएगी ना तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। किधर बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। मतलब देखो यहाँ पर ना ये पेंसिल ऐसे बेंड क्यों दिख रही है मालूम है? मुझे पहले तो कोई चीज दिखती क्यों है? कोई भी चीज दिखती क्यों है? क्योंकि वहां से रे आती है हमारी आंखों में। अगर रे नहीं आएगी तो वो चीज दिखेगी नहीं। मुझे वो बॉटल रखी हुई दिख रही है, क्यों? क्योंकि वहां से जो रेज है वो मेरी आंखों में आ रही है, रिफ्लेक्ट होके आ रही है, कैसे भी आ रही है, XYZ आ रही है। जब वो मेरी आंखों में आती है तो मुझे दिखाई देती है। तो यहाँ पर ना ये क्या होता है मन में, ये बेंड हो गई, ये रे ऐसे बेंड हो गई, राइट? इससे मुझे यहाँ पर पेंसिल भी ऐसे बेंड दिख रही है, और यहाँ पर पेंसिल मुझे कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है। क्योंकि लाइट तो पेंसिल से आ रही है ना, तो पेंसिल के ये पोर्शन से जो आ रही है वो तो डायरेक्ट ऐसे आ रही है, लेकिन ये वाले पोर्शन से जो लाइट आ रही है, पेंसिल से एक्चुअली ऐसे है, लेकिन ये वाले पोर्शन से जो लाइट आ रही है वो क्या हो रही है? बेंड होके आ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या, ये पेंसिल कैसी दिख रही है? बेंड दिख रही है। तो जब एयर से पानी में लाइट गई तो वो क्या हुआ? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इसके लिए हम बोलते हैं वाटर डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। और जब पानी से वो बाहर निकली, वापस से एयर में गई, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, तो हम बोलते हैं कि जो एयर है वो रेयरर है एज कंपेयर टू वाटर। तो तुम्हारा दो मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, अगर वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ तो मतलब जिसमें गया है वो डेंसर हो गया एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम, और अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल गया तो वो रेयरर हो गया एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। तो इस तरह से डेंसर और रेयर का कॉन्सेप्ट ठीक है, डेंसर और रेयरर, ठीक है, ओके। अब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ओके, तो जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि
हमारा जो एंगल आई है और हमारा जो एंगल आर है बराबर है ना, ये पढ़ा ना हमने अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट किया और फिर जो मुझे आई आर मिला वो मेजर किया और दोनों मुझे सेम मिले प्रैक्टिकली। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गई, ये लाइट सपोज ऐसे आई और ऐसे गई, यहाँ पर एंगल आई बना और यहाँ पर क्या बना, एंगल आर बना। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो साइन ऑफ एंगल आई है और ये जो साइन ऑफ एंगल आर है, ये हमेशा हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ये क्या मिलता है हमको, कांस्टेंट। ये एक स्नेल करके साइंटिस्ट थे, स्नेल, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हमेशा तुम्हारा कोई दो मीडियम ले लो, एक एयर ले लो और एक सपोज ग्लास ले लो, तो एयर और ग्लास में तुम किसी भी एंगल पे ये इंसिडेंट रे लेके जाओ, अलग अलग एंगल पे तुमको अलग अलग आर मिलेगा, बराबर। लेकिन साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो हमेशा सेम आएगा। साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। किसके लिए, एयर और ग्लास के लिए। एयर और वाटर करेंगे तो उसमें भी सेम आएगा, लेकिन वो कुछ अलग वैल्यू रहेगी। जैसे अगर मैं एयर और ग्लास में करूं तो ये वैल्यू शायद 1.5 आती है। कितनी आती है, 1.5। तो हमेशा आई और आर के बीच में जो एंगल बनेगा ना, आई और आर का ये जो आई के हिसाब से एंगल आर बन रहा है ना, वो हमेशा इस तरह से बनेगा कि जब भी ये रेशियो निकालूंगा वो कितना आएगा मेरा, 1.5। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया कि ऑलवेज फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट, नॉट 1.5 इज कांस्टेंट। वो तो मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। अभी मैंने एयर और ग्लास लिया तो 1.5, एयर और वाटर लेता हूँ तो 1.33 आता है, एयर और डायमंड लेता हूँ तो कुछ और आता है। तो एक ही तो हुआ साइन और साइन आर, तो वही तो हुआ साइन आई साइन आर, बट आई और आर अलग अलग एंगल होंगे, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होंगे। अब जैसे ग्लास में ये एंगल 30 डिग्री है और यहाँ पर ये एंगल सपोज 20 डिग्री बन रहा है, वाटर में नहीं होगा। वाटर में ये एंगल 30 डिग्री होगा तो 20 नहीं बनेगा, वो कुछ 25 बन रहा होगा। सब में अलग अलग होगा सही। अलग अलग होगा, तो वो सार मीडियम में जो ये रेशियो होगा, ये रेशियो अलग अलग होगा। अच्छा, लेकिन किसी गिवन पेयर के लिए ये रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये जो रेशियो होता है, इस रेशियो को एक स्पेशल नाम देते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं इस रेशियो को, हम नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, या तो एन जैसा यूज करते हैं या फिर हम म्यू जैसा सिंबल यूज करते हैं। ओके, कोई भी जैसा, अभी हमारी बुक में क्या सिंबल यूज किया हुआ है, हमारी बुक में सिंबल यूज किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने एन जैसा सिंबल यूज किया हुआ है। एक्चुअली इसको जीटा बोलते हैं, जीटा। जीटा। ये ऐसा एन जैसा रहता है, थोड़ा सा ये ऐसा रहता है। ग्रीक अल्फाबेट है ये तुमको देखने को मिलेगा पेज नंबर 174 पे, है ना। एन जैसा दिख रहा है ना, N21 लिखा हुआ है। अभी ये N21 क्या, तो ये मेरा मीडियम 1 और ये मेरा मीडियम 2, और लाइट मेरी आई मीडियम 1 से ऐसे आई और ऐसे आने के बाद ये क्या हो गई, ये ऐसे बेंड हो गई। ठीक है, ये लाइट आई और ऐसे बेंड हो गई। यहाँ पर ये एंगल जो बना, ये एंगल क्या बना, आई, और यहाँ पर ये जो एंगल बना क्या बना, आर। अब मुझे पता है कि ये जो साइन आई है और ये जो साइन आर है, ये रेशियो मेरा क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। इसको मैं किससे इंडिकेट करने वाला हूँ, एन। अब यहाँ पर एन, मैं इसको N21 लिखता हूँ। एक्चुअली N21 क्या इंडिकेट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 2 में लाइट गई तो मैं बोलता हूँ कि ये जो रेशियो है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, जिसमें गई, किसमें गई, 2 में गई। कहाँ से गई, 1 से गई। तो इस तरह से लिखता हूँ N21। तो N21 को पढ़ेंगे कैसे, हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को तुम थोड़ा सा बताओ कि सपोज लाइट है, लाइट यहाँ पर ग्लास है, ये ऊपर ग्लास है और ये नीचे वाटर है, और लाइट आ रही है ग्लास से आ रही है ऐसे, और ये वाटर में जा रही है ऐसे। तो मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो मैं क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या लिखूंगा, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखूंगा, ग्लास। ऐसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास।
लाइट ऐसा भी हो सकता है कि वाटर से ग्लास में जाए, तो अगर वाटर से ग्लास में जाएगी ना तो वही सेम पाथ को रिट्रेस करती है। मतलब जैसे ग्लास से वाटर में आई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। ग्लास से वाटर में आई तो किधर बेंड हुई, यहाँ पर डायग्राम में देखो मैंने अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया है। अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब नॉर्मल से दूर जा रही है ये रे। तो वाटर से ग्लास में जाएगी तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। मतलब लाइट की प्रॉपर्टी है कि भाई मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ और यहाँ से मैं ऐसे मुड़ गया, तो अगर मैं यहाँ से आऊँगा तो यहाँ से ऐसे इस लाइन से आऊँगा तो आके मैं ये लाइन में आऊँगा। ओके, लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो अपने पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। रिट्रेस करती है मतलब अगर मेरा एयर से मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट ऐसे जा रही है, तो अगर सपोज मीडियम 2 से लाइट आ रही है और वो लाइट ये डायरेक्शन में ही आ रही है, तो ये डायरेक्शन में आ रही है तो ये बाहर निकलेगी, तो कैसे निकलेगी, वो यही लाइन में ऐसे बाहर निकलेगी, राइट। तो जब लाइट यहां से यहां जाएगी तो उसको क्या बोलूंगा मैं, μ12 बोलूंगा। क्या बोलूंगा, तो आप कैसे पता चलेगा? μ21 का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। और μ12 का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। पर सर हाँ। अपने को तो पता चलेगा कि इधर से इधर जा रही है, इधर से नीचे जा रही है। कहां से कहां जा रही है, हाँ। वो कैसे पता चलेगा। अरे वो तो देखो जहाँ पे तुम सोर्स रखोगे, जैसे अभी बाहर सूरज चमक रहा है तो लाइट कहाँ से आ रही है, सूरज से। बाहर से कहाँ आ रही है, अंदर। घर में। और रात में मैंने लाइट चालू करके रखी है तो अभी क्या हो रहा है, अंदर से बाहर जा रही है। घर से बाहर जा रही है ना, हाँ। बराबर। तो हमको ये कैसे पता चल रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, जहाँ पे लाइट चालू वहां से लाइट आएगी, कहाँ पर लाइट आएगी, दूसरी जगह लाइट जाएगी। सर बस अभी बहुत हो गया, बहुत पढ़ा लिया आपने। देखो कितना सारा पढ़ा लिया। अभी तो चालू हुआ है रिफ्लेक्शन। सर 1 2 3 4 पेज पढ़ा ली, बस करो ना। हाँ 15 मिनट और पढ़, 15 मिनट समझता है, 15 मिनट 6 से बंद कर देंगे। तो 10 मिनट भी नहीं। हाँ तो 7 लास्ट है, 7 से ऊपर नहीं, 7 लास्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं 7 से पहले ही खत्म कर दूंगा। अभी तक मेरे को बताओ, अभी तक कोई डाउट, बहुत सारा डाउट, डाउट बोलो, डाउट डाउट क्या, कोई डाउट नहीं। अच्छा यहाँ पर ना एक और स्पेशल चीज हमको समझ में आई। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मैंने एक मीडियम का सेपरेशन ले लिया, ऊपर मेरा मीडियम 1 है और नीचे मेरा मीडियम क्या है, 2 है, ठीक है। हाँ अभी यहां से ऐसे लाइट आई, अभी मैं कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज देता हूं, ठीक है। यहां से ये ऐसे लाइट आई, यहां पर ये एंगल बना मेरा 40 डिग्री बना, कितना बना 40, और ये लाइट यहां से ऐसे ये बेंड हो गई, यहां से ये ऐसे बेंड हो गई ऐसे, और यहाँ पर ये जो एंगल बना ये 25 बना, ठीक है। अब तुमको मेरे को बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, साइन आई साइन आर का रेशियो हुआ, कोई डाउट, क्या करना है कोई डाउट। मैथ्स के 9 प्रॉब्लम किए, सेकंड चैप्टर के, सेकंड चैप्टर क्या है तेरा, पॉलिनोमियल पढ़ा तूने, पॉलिनोमियल समझ में आया, व्हाट इज पॉलिनोमियल, क्या डाउट है, n2 1, हाँ बोलो बोलो, n2 1 बोलो, n2 1 की वैल्यू क्या, साइन ऑफ कितना होगा, साइन कितना डिग्री होगा, 40 होगा, और नीचे क्या होगा 25, राइट है, राइट ना। अच्छा यहीं पर n12 की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ऊपर क्या आएगा 25 और नीचे क्या आएगा 40। बराबर, क्योंकि मेरे को पता है कि लाइट अगर यहाँ से जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, है ना, ठीक है। ओके तो ये इस तरह से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ।
और ये जो रेशियो होती है ना, ये रेशियो किसके बराबर होती है पता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये भी ऑब्जर्व किया हमने कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। तो सर सॉल्व कैसे करने का इसको? हाँ, किसको? अभी अगर तुमको जैसे sin 40 और sin 25 की वैल्यू पता है, तुम यूज करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। और तुमको मीडियम 1 में अगर स्पीड पता है तो तुम ये रिलेशन को यूज करोगे और वेलोसिटी इन मीडियम 2 फाइंड आउट कर लोगे। तो sin 40 की वैल्यू कितने को 40 मतलब समझा नहीं वो मुझे। कैलकुलेटर से मिल जाएगा। जैसे sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? अच्छा ये वो वाला साइन चल रहा है इधर। तो और कौन सा साइन होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन चल रहा है। मुझे तो पता नहीं था ये चीज। हाँ बोलो। हाँ इधर वो पेन से मार क्या नहीं करता। ये क्या सी C बिलोंग्स टू R, मतलब C रियल नंबर है। A नॉट इक्वल टू 0, मतलब A की वैल्यू 0 नहीं होगी। अभी सर आप मुझे अभी इंट्रोडक्शन दो। तू मुझे इंट्रोडक्शन देगा, पढ़ उसको। रिवर्स ऑर्डर चल रहा है। यू विल टेल मी कि व्हाट यू अंडरस्टैंड इन पॉलिनोमियल। आप उसको समझा दो। यहाँ पर ध्यान देना, देख ये v1 अपॉन v2 क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हाँ आ जाओ। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरह से ये जीटा 1 2 को क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। सर या कुछ छोड़ना पड़ा है, कुछ वेन भी आ गए। मैं छोटे ही मालूम तुमको, मैं बोला ही था 6:30 5-10 मिनट छोड़ दूंगा तुमको। हाँ राइट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी से रिलेशन समझ में आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर तुम्हारा जो पहला मीडियम होता है ना, पहला मीडियम, फर्स्ट मीडियम मान लो एयर है या वैक्यूम है, एयर है या वैक्यूम है, तो एयर या वैक्यूम से अगर कभी लाइट आती है ना दूसरे मीडियम में, तो जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, जैसे ये समझ लो एयर से किस में आई, ये सपोज मीडियम 3 में आई। किस में आई? मीडियम 3 में। तो इसको क्या लिखेंगे? n क्या लिखेंगे यहाँ पर? n3 तो लिखेंगे और उसके बाजू में क्या लिखेंगे? 1। अभी ये 1 नहीं है, ये क्या है? एयर है ना, तो 3 एयर लिख सकते हैं या खाली 3 लिखेंगे? तो ये बाय डिफॉल्ट, जैसे किसी चीज के पहले 1 नहीं लिखते में, है ना, x लिखा तो मतलब 1x होता है। इसी तरह से अगर मैंने n3 लिखा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 है विद रिस्पेक्ट टू एयर है। अब मेरी बात सुनो। हाँ, अभी आपने इधर 3 पहले क्यों लिखा? पहले आपने एयर क्यों नहीं लिखा? अभी आपको पता चला। क्योंकि जिसमें जा रही है लाइट वो पहले लिखते हैं। तो ऐसा बोलो। हाँ, जिसमें जा रही है लाइट वो पहले लिखते हैं। n3 कहाँ से जा रही है? एयर से, तो n3 एयर लिखेंगे। लेकिन मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट अगर एयर से कभी लाइट आती है तो हम मेंशन नहीं करते हैं। तो अगर मैंने मेंशन नहीं किया तो ये अज्यूम करना है कि लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। एयर से आ रही है, कहाँ पर आ रही है? मीडियम 3 में आ रही है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 हुआ। और जब पहला मीडियम एयर होता है तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं पढ़ा तुमने कभी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। और इसको हम लोग जनरली c से रिप्रेजेंट करते हैं। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। और मीडियम 3 में मान लो स्पीड v3 है तो c अपॉन v3 हो जाएगा ये रेशियो। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बट बेटर ये है कि तुम चैप्टर को पढ़ो और पढ़ के आओ तो थोड़ा दिमाग में कुछ घुसेगा। हाँ या हाँ बोलती है ना, मैथ्स करती है ना, साइंस करती है। नहीं किया। किधर दिखा मेरे को 10 सम। मैंने और पॉलिनोमियल का किया। तो तेरी मम्मी को फोन करता हूँ, पापा को भी फोन करके बोलता हूँ। उनको पता है मैंने कल नहीं किया बिकॉज मैं कल बाहर गई थी सर। अच्छी में तो आज तो स्कूल से आने के बाद घर में ही थी। सब चोट पड़ा था। मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क किधर है? तो चलो तुम जाओ और तुम बैठ के 10 सम करो। गलत बात है सर। होमवर्क नहीं किया तो उसका पनिशमेंट। जाओ उधर बैठो, बैठ के करो। कितना? 10 सम। एक सम तो किया, 9 सम बाकी है। 9 सम। 2 महीने का काम। और तुझे मैंने नहीं बोला इसका मतलब नहीं करना, ऐसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी घर पे जाके तेरे पास आर डी शर्मा है, आर डी शर्मा में देखना है, वहां से 10 क्वेश्चन करने हैं।